हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में जीओसी के। आज हम पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर कराना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुत बार जेई में आ चुके हैं। बहुत बार मतलब बहुत बार ही आ चुके हैं। आप ये समझ लो कितनी बार आए होंगे, जितना मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत बार। मतलब 2005, 7, 9, 11, 13 लगातार ही क्वेश्चन आए हैं, मतलब हर अल्टरनेट ईयर में ऐसा है ना। अब कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा ऑड ईयर में है, अगले साल हमारा भी नंबर है। खैर देखते हैं आता है कि नहीं। समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत आसान सी चीज है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करानी है माइक्रोसेकंड में इन पंकज सर स्टाइल। देखना जरा ध्यान से क्या होती है ये। हमें क्या है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस स्टाइल को फॉलो करने के लिए, कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचना है। आपको ये नहीं सोचना कैसे बना है, बस मैं कुछ रूल्स लिखाऊंगा, उस रूल के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और किसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, तो पहला रूल स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। आपको मेरी स्टाइल पहले से ही पता है और पसंद भी है। चलो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं यहां पे कि न्यूट्रल आरएस, क्या लिख रहा हूं मैं, न्यूट्रल आरएस इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड आरएस। मतलब सीधी सी बात अपन एक लाइन में बोले तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एडम्स डोंट लाइक चार्जेस। मतलब एटम को न्यूट्रल होना है, चार्ज पसंद नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, चार्ज पसंद नहीं है, न्यूट्रल वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या लिखूंगा मैं, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, न्यूट्रल वाले की ज्यादा है। किससे किससे, चार्ज वाले से। ठीक है, न्यूट्रल वाले की ज्यादा किससे, चार्ज वाले से। सीधे अपन एक लाइन में ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक, और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी बोल देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग, या कंपेयर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब यहां पर स्टेबिलिटी से है। देखो मैंने आपको वो पॉइंट लिखाया था रेजोनेंस में, याद करो क्या लिखाया था, जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो मोर कंट्रीब्यूटिंग होता है। किसमें, आरएच में। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा, ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो वही हम कंपेयर करा रहे हैं। जैसे एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, इसको मैं बोल देता हूं ए और इसको बोल देता हूं बी। बताना जरा देख के, सामने से देख के बता दो जरा, आंखों में देखो इसके क्या बात कर रहा है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल Cl, CH2 नेगेटिव सिंगल CH डबल Cl, यहां माइनस यहां प्लस, यहां क्या है, न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रल आरएस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, चार्ज्ड आरएस से। सीधा सामने से देख के क्वेश्चन आप देखोगे आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना, सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पाई बॉन्ड अलग अलग होते हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे क्या कि ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हायर विल बी द स्टेबिलिटी। क्या, हायर विल बी द स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, देखो एटम तो मूव करता नहीं है ना, रेजोनेंस की कंडीशन यही है कि एटम मूव नहीं करता रेजोनेंस में। एटम मूव नहीं करता तो सिग्मा उतने ही रहते हैं, बस पाई बॉन्ड चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा कहानी यह है कि स्टेबिलिटी, क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना जरा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पाई बॉन्ड्स। जरा मुझे देखकर बताएंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या आंसर है। आ चुका होगा अब तक तो आंसर, दिमाग खोल के बैठो, सारा सीख जाओगे आज के लेक्चर से रिलेटेड। बिल्कुल सामने सामने सिखा दूंगा आपको, ध्यान से देखना जरा। बताओ पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा, क्या मैं लिख सकता हूं यहां 1 पाई है, यहां कितने पाई हैं, 0 पाई हैं। तो पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है, पहले वाले में ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, पहले वाले की ज्यादा होगी। किससे, सेकंड वाले से। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यहां क्या था, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए इज ग्रेटर देन बी, और यहां क्या है, स्टेबिलिटी ए इज ग्रेटर देन बी। समझ गए बात को, फटाफट से नोट करो, फिर और रूल लिखते हैं, सीधे एग्जांपल से कनेक्ट करके देखेंगे और अपन फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और आपको बहुत सारा होमवर्क दिया जाएगा आज। नोट करो इसे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं। पहले रूल नंबर 1 सोचना है, फिर रूल नंबर 2 सोचना है, फिर रूल नंबर 3 सोचना है। इस तरीके से सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, अभी तो खैर मैं इंडिविजुअल रूल लिखा रहा हूं तो उसी वाले रूल से ही रिलेटेड होगा, लेकिन जब हम सारे रूल पढ़ लेंगे तो आप क्या सोचोगे, 1 2 3 4 इस टाइप से सोचोगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं जरा। रूल नंबर 3 क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना जरा, स्टेबिलिटी ऑफ
RS is directly proportional to stability of नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एनायन के बारे में देखना है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखना है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज और स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैसे कंपेयर कराते हो, मैं नेगेटिव चार्ज के लिए बता देता हूं, उसी का अपोजिट कर देना तो पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से देखना जरा। अगर मैं आपसे बोलूं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन क्या क्या बन सकते हैं, देखो आपको क्या क्या दिखेंगे क्वेश्चन में। कार्बन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, बोरॉन भी ले सकते हो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे चले जाओ। ओ सावधानी से टीपो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है। इस टाइप से होते हैं, कहें सीता जी, सुनो पार्वती, ये होती है आपकी पीरियड टेबल, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इस टाइप से होता था। अब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के बारे में सुनना ध्यान से। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होती है, बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम भी बढ़ती है। यही तो मजा है इसका, है ना। लेफ्ट टू राइट भी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट क्यों बढ़ती है, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया होता है। टॉप टू बॉटम क्यों बढ़ती है, क्योंकि साइज क्राइटेरिया होता है। तो ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, क्या लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, नेगेटिव या एनायन स्टेबिलिटी लिख देता हूं मैं सीधे, है ना। एनायन स्टेबिलिटी, क्या लिख रहा हूं, एनायन स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, और क्राइटेरिया क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात आपसे कर दूं तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये ध्यान रखना। एनायनिक स्टेबिलिटी बढ़ती है, बहुत ध्यान से। मतलब आप ऐसे जाओ और ऐसे जाओ, बढ़ना ही है। लेफ्ट टू राइट जाओ तो भी बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाओ तो भी बढ़ेगा, नेगेटिव आयन, ठीक है। उसका उल्टा कर देना, पॉजिटिव आयन का हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल देखेंगे कुछ, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सवाल करेंगे अपन। ध्यान से, पहला वाला सवाल ए और बी में बताना जरा, क्या करोगे, स्टार्टिंग से चलोगे। रूल नंबर 1 सोचोगे, फिर 2 सोचोगे, फिर 3 सोचोगे। रूल नंबर 1 बताना जरा, कौन सा न्यूट्रल वाला आरएस ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, चार्ज वाले से। तो भैया दोनों में ही नेगेटिव चार्ज है, हटा दो। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, एक पाई, हटा दो। रूल नंबर 3 क्या कहता है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज करना है मुझे, स्टेबिलिटी ऑफ आयन सोचना है, तो नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से देखना जरा, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज यहां किस पर है, ये देखो जरा, किस पर है, कार्बन पर, और यहां नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर। बताना जरा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन वाले की ज्यादा होती है, मतलब ए की कम, बी की ज्यादा। बहुत सिंपल, समझ गए बात को, कभी गलत नहीं होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सवाल आज के बाद देखो जरा। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखना जरा। पहला रूल, न्यूट्रल आरएस ज्यादा स्टेबल कंपेरिजन टू चार्ज आरएस, तो दोनों में ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आगे बढ़ो, पाई बॉन्ड एक, आगे बढ़ो, ठीक है। यहां सल्फर पर नेगेटिव है, ध्यान से देखना जरा, एरो कहां लगा रहा हूं, सल्फर पर नेगेटिव है और यहां ऑक्सीजन पर। अब ध्यान से, यहां लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि भैया नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसे नहीं करना, क्या है, टॉप टू बॉटम साइज क्राइटेरिया होता है, तो इस पर ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ए की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, किससे, बी से। ऐसे चलना है आपको, बहुत ध्यान से, है ना। तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा क्यों है, क्योंकि सल्फर पर नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अगला सवाल देख के बता सकते हो। पहला रूल, चार्ज स्पीसी कम स्टेबल, न्यूट्रल वाले ज्यादा स्टेबल, दोनों में ही चार्ज दिख रहा है प्लस प्लस, ठीक है। आगे बढ़ो, पाई बॉन्ड एक पाई, और कहीं पाई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ो, यहां नेगेटिव चार्ज नहीं, यहां पॉजिटिव चार्ज है। देखो जरा, पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ये क्या है, अलोंग द पीरियड आप चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। तो पॉजिटिव चार्ज का क्राइटेरिया क्या होगा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है कंपेरिजन टू नाइट्रोजन, इसका मतलब ये कम स्टेबल होगा कंपेरिजन टू नाइट्रोजन, मतलब बी की स्टेबिलिटी ज्यादा ए से। आप देख के आंसर बता सकते हो, यही तो बात है, सही जगह पढ़ रहे हो भाई, है ना। देखो जरा क्या हुआ है, यहां पे, यहां ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, यहां नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भाई लेफ्ट टू राइट चल रहे हो ना, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, क्योंकि अलोंग द पीरियड है, ऑक्सीजन की ज्यादा, तो प्लस चार्ज इस पे कम स्टेबल होगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ गए,
चलो इसको नोट करो, फिर अगले रूल पे चलते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, अब चलेंगे 4 और 5। ध्यान से देखना, अगर रूल नंबर 1 फेल, 2 फेल, 3 फेल, मतलब उनसे आंसर नहीं आ रहे हैं, तो रूल नंबर 4 पे चलेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, बहुत ध्यान से, क्या? चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल। अब इसका मतलब क्या है ये समझना। चार्ज सेपरेटिंग का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा लिखूं प्लस एंड माइनस, माइनस की जगह लोन पेयर भी चलेगा, ठीक है? नेगेटिव चार्ज में भी लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर तो लोन पेयर होते ही है ना। तो प्लस एंड माइनस या प्लस एंड लोन पेयर, इन दोनों में से कोई भी केस मिल सकता है आपको। दूर दूर तो कम स्टेबल, ध्यान से लिखना इसको। क्या लिखा मैंने? चार्ज सेपरेटिंग का मतलब ही है प्लस माइनस दूर दूर। अगर प्लस माइनस या प्लस या लोन पेयर भी हो सकता है, दूर दूर तो कम स्टेबल होगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ध्यान से देखना जरा, ये मेरे पास लिखा हुआ है, यहां प्लस ऑक्सीजन पर है, यहां कार्बन पर नेगेटिव है, प्लस ऑक्सीजन पर है, कार्बन पर नेगेटिव है, यहां प्लस माइनस दूर दूर, यहां प्लस माइनस पास पास, तो ए, अच्छा पास पास, ठीक है, ए की स्टेबिलिटी कम, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा, सीधा सा है ना। तो इसमें रूल नंबर 1 लग रहा था ना, 2 लग रहा था ना, 3 लग रहा था, चेक कर लो आप। पहला रूल क्या कहता है, न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज से, तो भैया दोनों में ही चार्ज है। दूसरा रूल क्या कहता है, पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, पाई बॉन्ड 1 2 3 1 2 3। तीसरा रूल क्या कहता है, चार्ज की स्टेबिलिटी नेगेटिव या पॉजिटिव, देखो जरा, ऑक्सीजन पर प्लस यहां भी और कार्बन पर नेगेटिव यहां, ठीक है, तो ये भी खत्म। तो इसलिए रूल नंबर 4 आया ना, 3 फेल हो गए थे। रूल नंबर 5, अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा दे देते हैं लीस्ट स्टेबल, तो कभी अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ही लिख दिया क्या लीस्ट स्टेबल, तो सीधे रूल नंबर 5 सोचना है, सीधे रूल नंबर 5 सोचना है। क्या है रूल नंबर 5? लाइक चार्जेस, ध्यान से लिखना जरा जो मैं लिख रहा हूं, लाइक चार्जेस, और कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसे हवा में मत देखा करो लेक्चर। लाइक चार्जेस ऑन adjacent position, like charges on adjacent position are least stable, like charges का मतलब क्या क्या है वो लिख रहा हूं मैं, जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, या माइनस के साथ किसका कॉम्बिनेशन, लोन पेयर का, या लोन पेयर ऐसा। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो ये अगर पास पास है, प्लस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस लोन पेयर, पास पास, तो कम स्टेबल, ठीक है? ध्यान से, दूर दूर तो कम स्टेबल, मतलब प्लस माइनस दूर दूर तो कम स्टेबल, और लाइक चार्जेस पास पास तो कम स्टेबल, है ना। अब आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन से डायरेक्ट सीख जाओगे क्या है। क्या लिखा था इसमें, लीस्ट स्टेबल, तो मैं ऐसा सोचूंगा, अगर ऐसा नहीं मिला फिर भी लीस्ट स्टेबल लिखा है, ऐसा नहीं मिला फिर भी लीस्ट स्टेबल लिखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर कराओ, जो लास्ट में आ रहा होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा यही लग जाएगा, कभी कभी लीस्ट स्टेबल दे देंगे और ये नहीं लग रहा होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 रूल लगा के आप स्टेबिलिटी को कंपेयर करा लो, जो लास्ट में आ रहा होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, यहां पर चेक करो जरा, ऐसी सिचुएशन कहीं मिल रही है क्या? यहां माइनस लगा है, इधर पाई लगा है, इधर पाई और ये लोन पेयर नहीं मिल रही, माइनस, यहां पाई, यहां पॉजिटिव, एक लोन पेयर होगा इस पे, यहां नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, यहां नहीं है, ये मिल गया। देखो डी वाला कैसे, इस पर नेगेटिव मतलब लोन पेयर बोल दो, और यहां क्या है, लोन पेयर है, तो माइनस और लोन पेयर, या ये बोलो बात बराबर ही है, तो क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल। आंसर क्या आ गया, डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करा के बता दो, तो डी तो चलो सबसे कम हो गया, सवाल में कंपेयर नहीं कराया लेकिन करवा लेते हैं, क्वेश्चन लिखा है तो इसको भी कर ही लेते हैं। मुझे एबीसी में बता सकते हो आप स्टेबिलिटी कंपेयर, ठीक है? ध्यान से देखना जरा, एबीसी को गौर से देखो और आंसर कोशिश करो जरा, 2 सेकंड देखो, कोशिश करो, किसकी ज्यादा किसकी कम। चलो स्टार्ट करते हैं, समझ गए होगे आप क्या करना है। रूल नंबर 1, न्यूट्रल आरएस ज्यादा स्टेबल चार्ज वाले से, तीनों में ही चार्ज है। रूल नंबर 2, पाई बॉन्ड चेक कर लेते, पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, एक पाई
2 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 1 पाई, बहुत बढ़िया। सी आएगा सबसे पीछे क्योंकि इनमें 2 पाई, इसमें 1 पाई था। अब ए और बी में देखो जरा, रूल नंबर 3, नेगेटिव चार्ज ऑन, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज से नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो और टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज क्राइटेरिया, ठीक है। तो पहले मैं नेगेटिव चार्ज ढूंढूंगा, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कोई बात नहीं, सेम ही है। अब क्या चलेंगे, रूल नंबर 4, चार्ज सेपरेशन देखो जरा, माइनस प्लस दूर दूर, माइनस प्लस पास पास, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल ए से। समझ गए बात को? क्या किया मैंने, सारे रूल जो है वो लाइन से लगाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें वाले से तो हमें पता चल ही गया था कि लीस्ट स्टेबल है। अगर कभी, फिर से सुन लो, अगर कभी रूल नंबर 5 लीस्ट स्टेबल वालों के लिए नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रूल नंबर 1 2 3 4 लगाकर स्टेबिलिटी को कंपेयर कराएंगे और जो लास्ट में आएगा वो हम बोल देंगे लीस्ट स्टेबल। अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिख देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनलाइक स्ट्रक्चर, तो तुम्हें उसमें यह देखना है कि किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्टेट तो एक्सपांड नहीं कर दिया कहीं, जैसे नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होना, ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होना, कार्बन के पास 10-12 इलेक्ट्रॉन होना, मतलब इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अगर उसके अलावा भी आप 10 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डी ऑर्बिटल होगा तो अच्छी बात है, फास्फोरस हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन हो, कोई दिक्कत नहीं, सल्फर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में मोस्ट अनलाइक स्ट्रक्चर लिखा हो तो ऑक्टेट जरूर देखना, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह का। अगर ऑक्टेट एक्सपांड कर दिया तो वही वाला अनलाइक है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लिख लो पहले से। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 3 धमाकेदार सवाल करेंगे अपन, स्टेबिलिटी कंपेयर कराएंगे। 3 सवाल फटाफट से देखो जरा, रूल लगाओ, रूल लगाओ, रूल लगाओ, रूल लगाओ। क्या था पहला रूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले से, सभी में ही चार्ज दिख रहा है, रूल 1 फेल। रूल 2 क्या कहता है, पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, यहां कितने पाई बॉन्ड है, मैं लिखते जाता हूं, 2 पाई, यहां कितने पाई हैं, 1 पाई, यहां कितने पाई हैं, 2 पाई। अच्छा इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं ना कि पाई कैसे निकालते, ये क्या है, 1 पाई, ठीक है। तो इतना तो पक्का है कि ए वाला और सी वाला ज्यादा स्टेबल होंगे कंपैरिजन टू बी वाला और डी वाला। अब ए और सी में आगे बढ़ो, पाई बॉन्ड सेम है। उसके बाद अगला रूल ये कहता है कि चार्ज चेक करेंगे, ध्यान से देखो जरा, यहां प्लस प्लस तो नाइट्रोजन पे ही है, माइनस देखो जरा, यहां माइनस नाइट्रोजन पे और यहां माइनस कार्बन पे। कार्बन नाइट्रोजन में क्राइटेरिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि सेम पीरियड से हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन पर नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन कार्बन पर नेगेटिव। ये तो बात पक्की हो गई, यहां तक समझ में आया। ए इज ग्रेटर देन सी, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड सेम, यहां नेगेटिव नाइट्रोजन पे लगा है, ऐसे एरो करके दिखा देता हूं, और यहां नेगेटिव कार्बन पे लगा है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बी और डी में पाई बॉन्ड सेम थे तो यहां भी वही लगाओ। देखो बी और डी में देखें जरा, बी और डी में ध्यान से देखना जरा, बी और डी में यहां नेगेटिव नाइट्रोजन पर, यहां नेगेटिव कार्बन पर, मतलब नेगेटिव नाइट्रोजन पर ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन से, तो बी ज्यादा होगा डी से। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल, क्या सर आपने प्लस क्यों कंपेयर नहीं कराया? करा लो, सेम आंसर आएगा। कार्बन पर प्लस और नाइट्रोजन पर प्लस में कौन ज्यादा स्टेबल? कार्बन पर प्लस, तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन कभी अगर ऐसी सिचुएशन आए जैसे यहां आ रही है तो आप नेगेटिव लिया करो, नेगेटिव से आंसर निकाल दिया करो, क्योंकि सेम ही आना है आंसर, तो आप फटाफट से, जल्दी टाइम भी बचेगा तो आप नेगेटिव लेके चल लिया करो, ठीक है। क्योंकि यूजुअली नेगेटिव की हमें स्टेबिलिटी याद रहती है, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ती है ना, ध्यान रखना। चलो अगला देखना जरा, कंपेयर स्टेबिलिटी, हो गया ना क्लियर? ठीक, बताओ जरा, पहला रूल, न्यूट्रल वाले का ज्यादा किससे? चार्ज वाले से। तो ये न्यूट्रल है, बाकी सारे चार्ज वाले हैं, तो ए सबसे ज्यादा। अब बी सी डी में क्या करेंगे? पाई बॉन्ड लिखेंगे, बताएंगे कितने पाई बॉन्ड आएंगे, 1 आएंगे, 1 पाई आएंगे। यहां कितने पाई आएंगे? 0 पाई आएंगे। यहां कितने पाई आएंगे? 0 पाई आएंगे। पाई कहां है इसमें? तो बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा सी और डी से। अब सी और डी में आ जाओ, फिर से वही सिचुएशन, प्लस कंपेयर कराओगे, माइनस नेगेटिव ही कराया करो। तो यहां ऑक्सीजन, यहां कहां पर? ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां कार्बन पर नेगेटिव। कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल बेटा? सी वाला। किससे? डी वाले से। सिंपल सा, देख रहे हो कितनी जल्दी कर ले रहे हो आप। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लोगों से तो क्वेश्चन गलत, मतलब इसको भी लोग गलत कर देते हैं। सोच लो, अब आप सोच रहे हो
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी लोग गलत करके आ जाते हैं, कैसे लेवल पे भाई, क्या कहां रहते हो भाई जिंदगी में, मतलब क्या चल रहा है दुनिया में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सवाल गलत होना ही नहीं चाहिए। अगला कंपेयर सटेबिलिटी, बताओ न्यूट्रल वाले का ज्यादा होता है, बहुत बढ़िया। बीसीडी, आओ जरा बीसीडी में, यहां कितने पाई, 0 पाई, यहां कितने पाई, 1 पाई, यहां कितने पाई, 0 पाई, मतलब एक ही बात सी आएगा। अब बी और डी में कंपेयर कराओ, क्या कराओ, नेगेटिव ही कराया करो। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे नेगेटिव में कौन सा ज्यादा, बी, फिर क्या आएगा, डी। सही है, कभी गलत नहीं होगा। जो रूल मैंने सिखाए हैं और जो क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूं, एक एक सवाल देखते जाओ और जो आपको सवाल मिलेंगे और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, आपको मजा आएगा, ध्यान से देखना। चलो सबसे पहले देखेंगे इन तीनों स्ट्रक्चर में क्या चेक करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप। क्या देखना है सबसे पहले, बताओ जरा फटाफट से। न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले से, ए सबसे ज्यादा। देखो कितना बढ़िया रूल है यार, कितना मजा आ रहा है। ए सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद बताना जरा इन दोनों में बी और सी में कैसे कंपेयर कराओगे, बताओ बी और सी में कैसे कंपेयर कराएंगे, बोलेंगे जल्दी बोलेंगे, बताओ। पाई बॉन्ड 1 2 3, 1 2 3। अगला नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देख लो, मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया लगेगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, प्लस मत देखो, बस ये देख लो, है ना। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्योंकि ये सेम पीरियड से होते हैं, ऑक्सीजन की ज्यादा, मतलब बी और फिर आएगा सी। समझ गए बात को, बहुत आराम से समझ लो क्योंकि गलत नहीं करना क्वेश्चन आपको। अगला है कंपेयर द स्टेबिलिटी, ए देखो बी देखो। कई लोग पहली नजर में इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, क्यों, क्योंकि बचपन से उनकी दिमाग की बुद्धि खराब रहती है, क्या कि सर यहां प्लस कार्बन पे यहां प्लस ऑक्सीजन पे, ऐसे थोड़ी होता है, रूल बाय रूल चलना है। पहले न्यूट्रल, न्यूट्रल है क्या दोनों, नहीं। दूसरा पाई बॉन्ड, यहां कितने 0 पाई, यहां 1 पाई, बस सीधा सीधा। बी बड़ा होगा ए से, मतलब स्टेबिलिटी बी की ज्यादा, ए से, खत्म। अब यहां क्यों लगा रहे ऐसा कि कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे प्लस, सबसे पहले रूल देखना, रूल के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके बस सीधा पॉजिटिव चार्ज देखने लगे, कई लोग करते हैं इसमें गलती, ध्यान रखना इस बात का। इसी से रिलेटेड ये वाला भी है, देखो जरा, चार्ज है दोनों, ठीक है, न्यूट्रल वाला रूल हट गया। दूसरा पाई बॉन्ड देखो, यहाँ 1 पाई यहाँ 0 पाई, तो यहाँ भी बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है से, ठीक है, ऐसे करना है। अगला है कंपेयर द स्टेबिलिटी, चारों में न्यूट्रल देखो, न्यूट्रल देखो कौन सा है, ए वाला। उसके बाद देखेंगे क्या, सेकंड रूल, पाई देखो जरा, 1 1 1, चलो ठीक है, क्योंकि ए तो सबसे आगे हो गया ना। अब बीसीडी में पाई देखा मैंने, 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो चार्ज के बारे में देखेंगे, चार्ज के बारे में देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज पहले देखते हैं। तो नेगेटिव चार्ज यहां ऑक्सीजन पे यहां कार्बन पे, तो डी तो भैया सबसे पीछे होगा। अब बी और सी में डिसाइड कर लो। अगला रूल ये कहता है कि चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होते हैं, मतलब प्लस माइनस दूर दूर तो कम स्टेबल, मतलब बी वाला ज्यादा आएगा किससे, सी वाले से, ऐसे चलना है। कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। कितने सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए भाई, कौन करवाता है इतने क्वेश्चन, मैंने इसलिए करवा दिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं इस टाइप के, ठीक है। चलो फिर इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड 2 फाइनल क्वेश्चन और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब जैसे हमने स्टेबिलिटी वगैरह कंपेयर करा ली, लीस्ट स्टेबल वाले क्वेश्चन कर लिए। अब अगर मान लो अनलाइक लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मोस्ट अनलाइक स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, कहीं ऐसा ना हो ऑक्टेट एक्सपांड हो जाए और एक्सपांड करने के लिए ऑर्बिटल ही ना हो, जैसे नाइट्रोजन मान लो 5 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 5-5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ऐसा आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में, है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे यहां पर चेक करो, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, बिल्कुल है। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे चेक करते हो वो आपको पता होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग से। जैसे डबल बॉन्ड आता है तो ऑक्सीजन न्यूट्रल होता है, सही है। नेगेटिव आता है तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, सही है। 3 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे इधर। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो प्लस आता है, ये भी सही है। यहां भी कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ रहे हैं और एच है, ठीक है। मतलब इतना तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि चलो ऑक्टेट कंप्लीट है। इधर देखो जरा, यहां भी ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है इधर सारी जगह, ठीक। सी वाले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां देखो नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन रख लिए, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ओ माय गॉड, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, नाइट्रोजन एक्सपांड थोड़ी करता है ऑक्टेट अपना, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट अनलाइक में अपन ये आंसर लगा देंगे, ऐसे चलना है आपको। लेकिन कभी अगर ऐसा हो
कि आपको ऑक्टेट कंप्लीट मिल रहा हो तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेंगे कि कौन सा नहीं बन रहा है, ठीक है, जो मैंने बनाना आपको बताया था। जैसे ये क्वेश्चन है, ऊपर एम लिखने का मतलब मल्टीपल आंसर करेक्ट है, मैंने यहां लिख भी दिया है, तो वन और मोर देन वन करेक्ट है ये, है ना। तो ध्यान से देखना जरा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्या होगा। पहली बात, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होगा क्या। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर यहां पर CHO होगा और यहां क्या होगा, OH होगा। तो अब अपन क्या करेंगे, बना के देखेंगे। कैसे बना के देखेंगे, इस तरीके से चलेंगे। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल शुरू कर दो। आप यहां से भी कर सकते थे, डबल सिंगल डबल, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं यहां से चल रहा हूं, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, समझ गए बात। तो इस तरीके से बनाते जाओ आप और चेक कर लो कौन सा नहीं बना पा रहे हो, ऐसा, ठीक है। अब देख लो डबल बॉन्ड कहां लगे, इधर इधर, C डबल बॉन्ड OH, मतलब बना के देखने पड़ेंगे आपको, फिर बनाना आपको पता ही है। फिर से जरा करो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तो अब आपको ऐसा दिखेगा। ऐसे बनाते जाओ, यहां नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, H डबल डबल OH प्लस, ऐसे चलते जाओ, आगे चलो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तो अगला कैसा दिखेगा आपको, देखो डबल बॉन्ड OH प्लस, डबल डबल, यहां भी डबल, C O नेगेटिव H। अब आप चेक कर लो कौन सा वाला मैच नहीं कर रहा है। ये वाला हो गया, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला कहीं नहीं आ रहा है, तो एक आंसर तो आपका B ये हो गया। ऐसे चेक करना है बस आपको, आसान है। C वाला हो गया, ये वाला, ठीक है, D वाला नहीं है, मतलब B और D आंसर हो गया। इस तरीके से चलना आपको, ठीक है। तो मोस्ट अनलाइक स्ट्रक्चर मतलब जिस तरीके से आप रेजोनेंस करवाना चाह रहे थे वैसा रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कुछ और ही कर दिया उन्होंने, है ना। तो आप क्या करो, स्ट्रक्चर बना लो और मैच करा लो ऑप्शन से। इस तरीके से करना पड़ेगा अगर अनलाइक स्ट्रक्चर आते हैं तो अनलाइक वाले दो क्वेश्चन है, एक तो आपको ऑक्टेट से चेक करना पड़ेगा। पहले हम ऑक्टेट ही देखते हैं इसमें, लेकिन इसमें ऑक्टेट सभी जगह कंप्लीट था, है ना। तो अपन क्या करेंगे, बना के देखेंगे। फिर जब ऑक्टेट नहीं लग रहा है तो फिर बना के देखना है। जब ऑक्टेट एक्सपांड वाला नहीं लग रहा, जैसे ये वाला यहां पर, तो आप बना के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा डीलोकलाइज लोन पेयर या लोकलाइज लोन पेयर क्या होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है और ब्रेड रूल समझ लेंगे अपन, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, डीलोकलाइज लोन पेयर का मतलब क्या है। इफ लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कौन, लोन पेयर, तो उसे क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज लोन पेयर बोलते हैं। और इफ लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज लोन पेयर बोलते हैं। बहुत आसान है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं एग्जांपल के तौर पे कि मैंने लिख दिया सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, बताओ नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है। चेक कर लो कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। कॉन्जुगेशन अगर है तो डीलोकलाइज होगा, देख लो जरा आप, कॉन्जुगेशन पता ही है आपको। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, और यहां क्या है, सिंगल डबल, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, मतलब कॉन्जुगेशन है, मींस ये क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया। अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं तो बताओ क्या अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, इसका मतलब ये लोकलाइज हो गया। बहुत सिंपल सी चीज है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं ब्रेड रूल पर। ब्रेड रूल क्या कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम ये लिखते हैं कि प्लेनैरिटी, क्या लिखते हैं, प्लेनैरिटी इज नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेड कार्बन। अगर मैं ब्रिज हेड कार्बन की बात करूं, ध्यान से सुनना, ब्रिज हेड कार्बन कौन से होते हैं आपके, ब्रिज बाइसाइक्लो वाले कंपाउंड। कैसे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, ये है मेरे पास कंपाउंड, ठीक है, 4 की रिंग कर दी बाहर और बीच में जो आमने सामने वाले कार्बन थे उसको एक कार्बन से और जोड़ दिया, ठीक है, तो ये कार्बन हो गए। अब इन कार्बन में से ब्रिज हेड कार्बन कौन से बोलते हो तुम, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको क्या बोलते हैं अपन,
ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। तो ऐसा बोला गया, ब्रेड रूल ये है कि यहां पर ब्रिज हेड कार्बन पर प्लेनरिटी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है। स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, तो बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत आसान है, देखो ये ऐसा है, जो आपके सामने बना है ना वो ऐसा है। 4 की रिंग दिख रही है आपको, जैसे मान लो मैं ऐसे रख देता हूं इसको, तो मेरे हाथ पे 4 कार्बन रखे हुए हैं और जो 5वां कार्बन है वो ये है। तो वो देखो जरा, आप ऊपर से जा रहा है इस तरफ ऐसे, मतलब आप अगर साइड व्यू देख लो इसका, या फ्रंट व्यू, बैक व्यू देख लो, या फ्रंट व्यू देख लो, तो क्या हो रहा है, ये वाला जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये वाला इससे बाहर की तरफ ऐसे ऊपर एक बॉन्ड निकला हुआ है। अगर मैं रिंग को ऐसे बोल दूं कि रिंग एक प्लेन में मान लेते हैं अपन, तो ये जो कार्बन है ये ऊपर वाला, ये वाला, यहां जो कार्बन है वो कौन सा, ये वाला बीच वाला। तो ये कार्बन ये हो गया, तो ये कहां से निकला है, ऊपर से निकला है ऐसे, मतलब ये प्लेन में नहीं है ना, इसलिए बोलते हैं अपन प्लेनरिटी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर तुम यहां इस जगह पॉजिटिव चार्ज लगाओ या इस जगह डबल बॉन्ड लगा दो इस कार्बन से रिलेट करके, मतलब इस कार्बन से कनेक्टेड डबल बॉन्ड, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, या डबल बॉन्ड आया इस कार्बन पे तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, मतलब प्लेनर होना चाहिए, जबकि स्ट्रक्चर तो नॉन प्लेनर होता है। समझ रहे हो बात को? स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस जगह, किस जगह, ब्रिज हेड पर, कभी अगर आपको ऐसा मिल जाए ब्रिज हेड पर पॉजिटिव, आप बोलोगे हाईली अनस्टेबल, या ब्रिज हेड पर आपको वो डबल बॉन्ड लगा के दें इस तरीके से, तो भी हाईली अनस्टेबल, तो ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इनका। अब जैसे 4 की रिंग है, वैसे ही आपकी 5 की भी हो सकती है। तो अगर मान लो मेरे पास 5 की रिंग ऐसी है और मैंने ऐसा जोड़ दिया, तो भी ये ब्रिज हेड हो गया। यहां पर प्लस या फिर डबल बॉन्ड अलाउड नहीं है, तो ये भी हाईली अनस्टेबल होंगे, है ना। 6 की रिंग कर दूं इस तरीके से प्लस, या ऐसा कर दूं डबल, ठीक है, तो भी ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि प्लेनरिटी इज नॉट पॉसिबल एज एट ब्रिज हेड कार्बन, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो या फिर क्या हो आपके पास पाई बॉन्ड हो, वो स्ट्रक्चर बहुत ही कम स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कार्बन आपको दिखता है ना बाहर वाला, कौन सा वाला, ध्यान से देखना जरा, मैं बना देता हूं, ये जो कार्बन है ये परपेंडिकुलर होता है ऊपर की तरफ, है ना, तो ये बाहर की तरफ होता है, प्लेन में नहीं होता ये कार्बन ऐसा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे, ध्यान सुनना, अगर आपसे इनमें स्टेबिलिटी पूछ ले, किसमें, इनमें, तो जितने ज्यादा कार्बन होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। मतलब अगर मैं इन तीनों में कंपेयर कराऊं पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये 1 बोल देता हूं, ये 2 बोल देता हूं, ये 3 बोल देता हूं, तो इन तीनों पॉजिटिव चार्ज में कार्बोकेटाइन में कंपेयर कराएंगे तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका रिंग का साइज ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब 1 की सबसे कम, फिर 2 और 3। वैसे तो ये हाईली अनस्टेबल है, लेकिन अगर फिर भी आपको कंपेयर कराना है, फिर सुनना ध्यान से, ब्रिज हेड वाले पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है कि चलो बताओ कौन सा वाला इन तीनों में ज्यादा स्टेबल है, तो जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्रिज हेड वाला जो कार्बन है वो प्लेनर होता है, अगर हम अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन से चलें, लेकिन एक्चुअल में तो वो ऐसा होता है ना, ध्यान से अभी दिखाया था जो मैंने, ये वाला कार्बन जो ब्रिज हेड वाला है ये अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लेनर है, लेकिन एक्चुअल में तो वो ऐसा होता है। तो अब एक बार बताओ, जितनी बड़ी रिंग होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो आप, यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां कितने, 1 2 3 4 5, यहां कितने, 1 2 3 4 5 6, और बीच में एक कार्बन आ रहा है, यहां 5। टोटल कार्बन की बात करें तो 5 6 और 7 है। टोटल कार्बन की बात करें तो यहां 5 हैं, यहां 6 हैं और यहां 7 हैं। लेकिन आप रिंग को देखो बाहर से, रिंग 4 मेंबर की है, बीच में एक कार्बन, रिंग 5 मेंबर की है, बीच में एक कार्बन, रिंग 6 मेंबर की है, बीच में एक कार्बन। बीच में कार्बन कौन सा वाला, ये वाला जो आउट ऑफ द प्लेन होता है। तो जितने ज्यादा रिंग का साइज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा स्ट्रेन कम होगा। आप जानती हो रिंग की स्टेबिलिटी से, है ना। तो 1 2 और 3 में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करानी तो ये होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ गए ब्रेड्स रूल, बहुत आसान है, बस ये ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होता है कहां पर, यहां पर ब्रेड रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड पर, है ना। अगला क्वेश्चन देखना जरा, क्या कह रहे हैं इसमें, आइडेंटिफाई डीलोकलाइज एंड लोकलाइज लोन पेयर। ध्यान से देखेंगे, क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है,
लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, इस तरफ भी है इस तरफ भी है, मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, इसका मतलब ये लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, रेजोनेंस में जाने वाला डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होता है। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? देखो जरा, कई लोग क्या करते हैं, लोन पेयर सिंगल डबल, तो सर ये ऊपर से चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पायरिडीन में बताया था, याद करो जरा, अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और उसके पास डबल बॉन्ड हो तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? इसके मैंने रीजन भी बताए थे। आप लोन पेयर को भेज के चेक कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन एसपी आया था अपना, रिंग टूट जाएगी, क्यों, 180 एंगल होता है। और दूसरा रीजन आप ये बता सकते हो कि नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और ये लोन पेयर मतलब sp2 है, और sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई नहीं बनाते हैं, ठीक है, सिग्मा बनाते हैं। तो ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड। समझ गए बात को? तो ध्यान से सुनना, लोकलाइज्ड। तो होता क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ये वाला तो जाता है, लेकिन ये नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल, अभी अपन ने 2-3 एग्जांपल ऐसे कर लिए पीछे भी। नाइट्रोजन अगर पहले से ही डबल बॉन्डेड है और उसके पास लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 2 कारण उसके हैं। अगर आप रेजोनेंस में भेज देते हो तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, सपोज अगर आप भेज देते हो तो चला जाएगा। तो इस नाइट्रोजन के अराउंड 1 सिग्मा और 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 180, जबकि यहां तो रिंग है तो रिंग में 180 तो होगा नहीं एंगल इसका, है ना, ये वाला एंगल। इसका मतलब क्या है कि ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर, मतलब रिंग टूट जाएगी, अपन इस तरीके से बोल सकते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है पहले से ही तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिग्मा में ही पार्टिसिपेट करता है। हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था। तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है और इधर वाला डीलोकलाइज्ड, ठीक है, समझ गए बात को? आगे देखो जरा, अगला देखना, इसके पास लोन पेयर 2-2 होते हैं, खैर हम चेक करेंगे, इधर 3-3 होते हैं। आपको तो बताना है किसके लोकलाइज है किसके डीलोकलाइज है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो अगर लोकलाइज होगा तो एक ही जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर डीलोकलाइज होगा तो एक ही जाएगा, लोकलाइज वाला तो लोकलाइज ही रहता है, वो कहीं जाता ही नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में इसी टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसका हम बना नहीं रहे, बस चेक कर रहे हैं कॉन्जुगेशन से। इसका मतलब ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। और मैंने अभी क्या बोला था, अगर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हैं तो एक ही जाएगा एक बार में, है ना, बाकी दोनों उसके पास ही रहेंगे, ठीक। तो हम अगर लोन पेयर की बात करें, अगर मान लो आप और अंदर जाना चाहते हो डिटेल में, कैसे कि सर इसका लोन पेयर चला गया, ठीक है, चला गया, इसका लोन पेयर एक चला गया, तो बाकी फिर क्या होंगे, बाकी फिर लोकलाइज होंगे, ये ध्यान रखना आप, है ना। अगर Cl का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला गया तो बाकी सब क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे। तो सीधी सी बात है, हम वैसे भी एक ही लोन पेयर की बातें करते हैं हमेशा। आप देखो जरा, जितने भी पीछे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर थे, लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे, एक ही लोन पेयर की बात कर रहे थे। तो रेजोनेंस में जाता ही एक लोन पेयर है, एक बार में एक ही लोन पेयर जाता है। तो आपसे वैसे ऐसा पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर और डिटेल में जानना चाहते हो तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर रेजोनेंस में गया तो बाकी दोनों इसके पास ही रहेंगे, ठीक है। तो 3 में से एक डीलोकलाइज और 2 लोकलाइज, लेकिन ऐसा कभी पूछते नहीं है, अंदर की बात है, बहुत ज्यादा डिटेल में अगर बोलोगे तो। इधर आ जाओ जरा, लोन पेयर की बात करेंगे तो यहां पर लोन पेयर की बात करें तो क्या है, कोई रेजोनेंस है क्या, नहीं है, मतलब ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड। इस तरीके से हम पता करते हैं, बहुत आसान है पता करना, ठीक है। ये वाली बात समझ गए, यहां में क्या बोल रहा था, लोन पेयर एक बार में एक ही जाएगा तो आपसे सिर्फ यही पूछेंगे किसमें डीलोकलाइजेशन है और किसमें लोकलाइजेशन है। अगर रेजोनेंस है तो डीलोकलाइज बोल देंगे और नहीं है तो लोकलाइज बोल देंगे, सीधी सी ये डेफिनेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पे ध्यान से देखना जरा। इसके पास लोन पेयर है, 2-2 हैं, लेकिन हम एक की बात करते हैं, ठीक है। और इसके पास भी लोन पेयर, बताओ जरा किधर रेजोनेंस है, याद करो जरा, मैंने आपको बताया था रेजोनेंस का ही केस है ये। पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोकेटाइन, उसके एडजेसेंट पर ऐसा एटम हो जिसका लोन पेयर हो, ठीक है, जिसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं हम। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड, ठीक है। इसके बारे में क्या बोलूंगा, डीलोकलाइज्ड। लेकिन यहां पर देखो जरा, यहां क्या लग गया, यहां लग गया आपका ब्रेड रूल, याद करो जरा, यहां क्या लग गया, ब्रेड रूल। तो ये लोन पेयर यहां नहीं जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये पहले से ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये लोन पेयर क्यों जाएगा भाई, वो तो हाईली अनस्टेबल है। अगर आप इस लोन पेयर को भेज भी देते हो तो भी डबल बॉन्ड आएगा,
देखो पहले से पॉजिटिव चार्ज है, नॉन प्लेनर है, पता है, ठीक है, पहले से ही लेस स्टेबल है, तो लोन पेयर जाने के बाद भी कौन सी स्टेबिलिटी आ रही है? लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जाएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा यहां पर तो भी अनस्टेबल है। इसका मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो ये लोन पेयर क्या बोलोगे आप? इसको क्या बोलोगे आप? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड देखने से ऐसा लग रहा है ना डीलोकलाइज होना चाहिए इस जैसा, लेकिन यहां ब्रेड रूल लगता है। कौन सा? ब्रेड रूल। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे, जब आपको क्वेश्चन में इस टाइप की रिंग दी जाए। अच्छा, ऐसी रिंग का बुक्स में रिप्रेजेंटेशन एक और तरीके से होता है, इनको हम इस तरीके से भी बनाते हैं, ये जो है ना इसको हम इस तरीके से भी बनाते हैं, ऐसा, मतलब बुक्स में आप देखना इस तरीके का भी रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, ऐसा, ठीक है, और यहां पॉजिटिव। तो जब कभी आपको इस टाइप के डायग्राम दिखें, ऐसे वाले या ब्रिज हेड वाले, तुरंत दिमाग में आना चाहिए ब्रेड रूल, तुरंत। कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का हो, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, इस टाइप के डायग्राम दिख रहे हैं आपको ऐसे वाले, तुरंत दिमाग में आना चाहिए ब्रेड रूल। ब्रिज हेड से रिलेटेड एक ही रूल है, ब्रेड रूल, बस वही सोचना है आपको, है ना। तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखता है तो आप क्या लगाओगे? ब्रेड रूल लगाओगे। और यहां पर ध्यान रखना, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेड रूल लगता, मतलब ये लोकलाइज है। ये पहले भी पॉजिटिव था, अनस्टेबल था, लोन पेयर दे भी दोगे तब भी डबल बॉन्ड ही बनेगा ना वहां पे, तो भी अनस्टेबल ही होगा, मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो ये सारी चीजें बतानी थी, बहुत छोटी चीजें हैं, डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड लोन पेयर, ब्रेड रूल। और हाँ, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना, किसी भी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर हैं, हम बात हमेशा एक ही लोन पेयर की करते हैं, क्योंकि एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व होता है ना, तो उसी के बारे में बात करेंगे, लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। अब आगे आपका इफेक्ट है ना, ध्यान से देखो जरा, मेसोमेरिक इफेक्ट लिखा हो या रेजोनेंस इफेक्ट लिखा हो, ठीक है, हम मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। ध्यान से सुनना जरा, रेजोनेंस की वजह से जो इफेक्ट होता है उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहां पर? पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये तो हम जानते हैं, परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव क्या होता था? इंडक्टिव वो भी परमानेंट होता था, है ना। इंडक्टिव होता था डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये क्या होता है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। जब तक कॉन्जुगेशन चलेगा तब तक ये इफेक्ट चलेगा, ठीक है, जब तक कॉन्जुगेशन चलेगा तब तक ये इफेक्ट चलेगा। सोले का डायलॉग याद आ गया एक। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये है कि एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट, एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट, एक्चुअल चार्ज डेवलप होता है, मतलब यहां पर बॉन्ड बनते हैं और ब्रेक होते हैं, इंडक्टिव में ऐसा नहीं होता था, है ना। पॉइंट नंबर 4, परमानेंट इफेक्ट हो गया पहला पॉइंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस इफेक्ट क्या लिखा? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ठीक है, और एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट। और ये भी लिखना है आपको, ऑपरेट टू पाई बॉन्ड। ये कहां लगता है? पाई बॉन्ड में लगता है। वो कहां लगता था? सिग्मा बॉन्ड में लगता था, इंडक्टिव, है ना। तो ये मेन 4 पॉइंट है इसके। अब मेसोमेरिक इफेक्ट को हम 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। बहुत सिंपल सा है। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है? इफ एन एटम और ग्रुप डोनेट p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। और माइनस एम में क्या लिखोगे? इफ एन एटम और ग्रुप विड्रॉ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका मतलब क्या है? ये किसे डोनेट कर रहे हैं और किससे विड्रॉ कर रहे हैं? क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। इफ एन एटम और ग्रुप डोनेट p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू कॉन्जुगेशन, मतलब टू डबल बॉन्ड मिलेगा आपको या फिर बेंजीन रिंग मिलेगी, है ना।
बेंजीन रिंग। तो ओवरऑल में क्या लिख दूं, कॉन्जुगेशन लिख दूं, यहां पर है ना, क्या लिख दूं, कॉन्जुगेशन लिख देता हूं आसान भाषा में, कि कोई एटम हो वो कॉन्जुगेशन में हो और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, किसको, डबल बॉन्ड को, या ट्रिपल भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मतलब कॉन्जुगेशन में जाना चाहिए। यूजुअली आपको जो मिलेंगे वो डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग वाले मिलते हैं, इसलिए मैंने यहां पर स्पेसिफाई करके लिख दिया है, ठीक है। बाकी आपको ये भी पता है कि ट्रिपल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन करता है, तो ओवरऑल मैंने कॉन्जुगेशन लिख दिया। इफ एन एटम और ग्रुप विथड्रॉ p इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग, या अपन सीधा सीधा लिख देते हैं क्या, कॉन्जुगेशन, क्योंकि डबल की जगह ट्रिपल भी आ सकता है, लेकिन यूजुअली आपको डबल या बेंजीन में मिलता है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मान लो लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल NH2। अब बताओ जरा, यहां पर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ, ध्यान से देखना, इससे कनेक्टेड एटम, अब तुम्हें क्या करना है, इससे कनेक्टेड ग्रुप क्या है, NH2, लेकिन पहला एटम कौन सा जुड़ा है, H तो इस पे लगे ना, N पे, N जुड़ा है इस डबल बॉन्ड से, मतलब यहां कॉन्जुगेशन में पहला एटम कौन सा है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में जाएगा, तो कैसा दिखेगा आपको ध्यान से देखना जरा, कैसा दिखेगा, CH2 पे क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल CH डबल बॉन्ड NH2 पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कॉन्जुगेशन को दे दिया, मतलब डबल को, या यहां बेंजीन रिंग भी आ जाए तो भी चलेगा, उसको दे दिया। अगर उसको दे दिया तो इसने इस चेन पर क्या क्रिएट किया, इस पर क्रिएट किया उसने नेगेटिव। देखो, तो ऐसा एटम या ग्रुप जो चेन पर नेगेटिव क्रिएट कर दे, या रिंग आ जाए तो उस पर नेगेटिव क्रिएट कर ले और खुद क्या हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, या अपन यो सीधी भाषा में ये बोले कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाए, इससे दूर की तरफ हो जाए, इसकी तरफ ना हो, ये इलेक्ट्रॉन दे, ये इलेक्ट्रॉन ना ले, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किधर, इस तरफ दे रहा है, कॉन्जुगेशन की साइड, तो हम इस टाइप के ग्रुप को क्या बोलेंगे, NH2 ग्रुप को आप क्या बोलोगे, NH2 एक प्लस M ग्रुप है, और इस इफेक्ट का नाम क्या होगा, प्लस M इफेक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुन लो जरा, कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में जाएगा, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन की तरफ हो रहे हैं, टू द डबल बॉन्ड या टू द बेंजीन रिंग, तो ये प्लस M इफेक्ट है। अगर मैं इसमें ऐसा लिखता, ध्यान से देखना जरा, अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल बॉन्ड हो, ध्यान से देखना जरा, तो ये जो मेरे पास है ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, और यहां CHO ग्रुप लगा है, CHO में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब एरो आप ऐसे बनाओगे, बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हमने सीख लिए थे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इफेक्ट से पहले रेजोनेंस समझना जरूरी है ना। तो ध्यान से देखना कैसा दिखेगा, ये दिखेगा, CH2 पर क्या आएगा, प्लस सिंगल CH डबल CH सिंगल, ऊपर नेगेटिव आएगा। तो यहां क्या हुआ, यहां पर जो चेन थी, मतलब जो डबल बॉन्ड था, उस पर प्लस क्रिएट हो गया और ग्रुप ने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो इस टाइप के ग्रुप को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, CHO ग्रुप को माइनस M ग्रुप, और इफेक्ट का नाम क्या हो जाएगा, माइनस M इफेक्ट। मतलब ऐसे एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, यहां फ्लो किस तरफ है इलेक्ट्रॉन का, इस तरफ, ध्यान से देखो जरा, दोनों में, इधर फ्लो इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं, और यहां इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे हैं, मतलब इससे दूर जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर एटम या ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, तो इन्हीं ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, माइनस M ग्रुप बोलते हैं। समझ गए बात को। यहां पर इसके अलावा, डबल बॉन्ड के अलावा बेंजीन रिंग भी हो सकती थी, मैं ऐसे ही एग्जांपल लिख देता हूं, बना के नहीं बता रहा, बस ऐसे ही समझा देता हूं। क्या, NH2 के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ऐसा काम चलता रहेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस M ग्रुप में आ जाएगा, मतलब NH2 प्लस M में ऐसा कॉन्जुगेशन हो सकता है। और यहां पर अगर आपको अल्कीन ना देते, इस तरीके से लिख देते, ठीक है, तब भी ये माइनस M इफेक्ट दिखाता और CHO को माइनस M बोलते। बस ये होता कि बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता, यहां प्लस आ जाता और फिर प्लस का कॉन्जुगेशन चलता रहता। वैसे यहां पर यहां माइनस आ जाता, फिर माइनस का कॉन्जुगेशन चलते रहता, ऐसा होता है। समझ रहे हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ऐसा एटम या ग्रुप जिसके पहले एटम के पास ही लोन पेयर हो तो वो यूजुअली प्लस M होते हैं, और जिसके पहले एटम के पास पाई बॉन्ड हो वो माइनस M होते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। आपको ग्रुप दे दिए जाएंगे,
अगर पहले एटम के पास कॉन्जुगेशन से जुड़े हुए पहले एटम के फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर है तो प्लस एम होगा, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड है तो माइनस एम होगा। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं तो वो हम अलग से लिख लेंगे। क्या बोला मैंने, एमआई स्टार वाला पॉइंट यहां पे लगेगा। क्या लगेगा, लिखो जरा इंग्लिश वाली हिंदी में। डबल बॉन्ड या बेंजीन, ध्यान से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डबल बॉन्ड या बेंजीन से जुड़े हुए पहले एटम पर, डबल बॉन्ड या बेंजीन से जुड़े हुए पहले एटम पर अगर लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो वह प्लस एम ग्रुप होता है, तो वह प्लस एम ग्रुप होता है। जैसे यहां तो चलो NH2 लिखा है, NH2 के अलावा मान लो OH लिख दिया, तो देखो जरा लोन पेयर है, एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए। भले इसके पास दो है लेकिन एक बार में तो एक ही जाता है ना, तो कम से कम एक लोन पेयर इसके पास होना चाहिए। ये बॉन्ड छोड़ने का मतलब क्या है, इससे जुड़ा हुआ है ये डबल या फिर बेंजीन। तो हम यहां से देखेंगे, कहां से, इस तरफ से देखेंगे पहला एटम क्या है, क्योंकि यहां कॉन्जुगेशन लगा होगा, यहां डबल या रिंग लगी होगी, है ना। तो पहले एटम के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस एम ग्रुप। जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने, बताओ जरा पहला एटम कहां से काउंट करोगे, जो बॉन्ड छोड़ा है ना, क्योंकि इसी से बेंजीन या डबल बॉन्ड लगा होगा, तो पहला एटम ये वाला होगा, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर, तो ये क्या हो गए, प्लस एम ग्रुप हो गए, ठीक। अगला देखना जरा, यहां लिखो एमआई स्टार इसके नीचे। अगर डबल बॉन्ड या बेंजीन, लिखो लिखो जल्दी लिखो, अगर डबल बॉन्ड या बेंजीन से जुड़े हुए, अगर डबल बॉन्ड या बेंजीन से जुड़े हुए पहले एटम के पास, पहले एटम के पास पाई बॉन्ड हुआ, पाई बॉन्ड हुआ, तो वह ग्रुप माइनस एम होता है। अगर डबल बॉन्ड या बेंजीन से जुड़े हुए पहले एटम के पास पाई बॉन्ड हुआ तो वह ग्रुप माइनस एम होता है। जैसे मान लो ऐसा लिखा है, एन डबल बॉन्ड ओ, यहां ओ नेगेटिव और यहां प्लस, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, ये जो बॉन्ड है यहीं पर लगा होगा, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन या फिर बेंजीन। तो पहला एटम ये देखेंगे, तो पहले एटम के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई बॉन्ड है, तो ये माइनस एम की कैटेगरी में आ गया। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं सी ट्रिपल एन, देखो जरा इधर से देखना है, पहला आइटम कार्बन है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइनस एम है। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, 99% केसेस में ऐसा ही होता है। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें लोन पेयर नहीं होगा फिर भी प्लस एम होगा, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होंगे फिर भी माइनस एम होगा, वो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा। और कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो प्लस एम भी दिखाते हैं और माइनस एम भी दिखाते हैं, वो भी हम अलग से लिख लेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इस तरीके से देखना है, कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हम अलग से लिख लेंगे 2-3 पॉइंट में, तो हमारे सारे केसेस इसके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करो, मैंने आपको पूरा इफेक्ट समझा दिया क्या होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बार फिर बोल रहा हूं, रेजोनेंस एक अलग चीज है, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट एक अलग चीज है। देखो ये दोनों तो सेम है, रेजोनेंस इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट ये सेम है, और रेजोनेंस एक अलग चीज है। रेजोनेंस की वजह से जो इफेक्ट होता है उसको हम रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं, रेजोनेंस का एक टाइप है मेसोमेरिक इफेक्ट। जरूरी नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा। जैसे अगर मैं ओजोन की बात कर लूं तो ओजोन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था पीछे, तो ओजोन में रेजोनेंस है लेकिन ओजोन रेजोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। जब उसको हम डबल बॉन्ड या रिंग से बेंजीन से जोड़ेंगे तब अगर वो दिखाता है, सपोज तब अगर वो दिखाता है तो हम उसको बोलेंगे क्या, कि वो प्लस एम या माइनस एम ग्रुप है। अगर दे रहा है तो प्लस एम और अगर खींच रहा है तो माइनस एम। ध्यान से सुनना क्या बात बोली मैंने, रेजोनेंस का एक टाइप मेसोमेरिक इफेक्ट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस अगर है तो वो रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। बात दिमाग में नहीं गई लगता है, फिर से बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं ना उसको बहुत ध्यान से सुनो। रेजोनेंस एक अलग चीज है, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट ये अलग चीज है। मतलब ये दोनों सेम है
रेजोनेंस अलग है। समझ गए बात को, रेजोनेंस अलग है, ये दोनों चीजें सेम है। रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब रेजोनेंस की वजह से होने वाले इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। और ये इफेक्ट हम कहां ऑब्जर्व करते हैं, बेंजीन रिंग पर या अपने पाई बॉन्ड पर यूजुअली। मतलब हम एक तरीके से बोले कॉन्जुगेशन पर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वो कंपाउंड जो रेजोनेंस दिखा रहा है वो रेजोनेंस इफेक्ट भी दिखाए या मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिखाए। अब बात आपके शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो रेजोनेंस एक अलग चीज है, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट एक अलग चीज है। रेजोनेंस में भी मेसोमेरिक और मेसोमेरिक ऑलवेज भी रेजोनेंस। समझ गए क्या बोला मैंने, रेजोनेंस में भी मेसोमेरिक, मेसोमेरिक ऑलवेज रेजोनेंस, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कहानी है प्लस एम माइनस एम और एम इफेक्ट की। फटाफट से इसको नोट करो। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आपसे पूछेंगे बताओ कौन सा प्लस एम और कौन सा माइनस एम है, और वो हम स्पेशल केसेस लिख लेंगे जो अभी मैंने बोले। कौन से वाले, प्लस एम माइनस एम दोनों दिखाने वाले, और कौन से ग्रुप प्लस एम दिखाते हैं और कौन से ग्रुप माइनस एम दिखाते हैं इनके अलावा, इन केसेस के अलावा, ठीक है। चलो फटाफट से नोट करो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि प्लस एम ग्रुप कौन से होते हैं और माइनस एम कौन से होते हैं। लेकिन उसके पहले जो चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोली वो मैंने लिख भी दी आपको, तो एक बार पढ़ लो क्या लिखा है यहां पर जो अभी बोला था। रेजोनेंस रेफर्स टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। और जो हम मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं या रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं उसको हम ऐसा लिखते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेशन और विड्रॉइंग नेचर। मतलब कोई ग्रुप लगा दिया, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि विड्रॉ कर रहा है कॉन्जुगेशन से, ठीक है, उसी सब्स्टिट्यूएंट के नेचर के लिए हम बात करते हैं। और वो किसकी वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से होता है। एक बार फिर पढ़ेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग नेचर ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप या एटम ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से किसी पर्टिकुलर एटम या ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या विड्रॉ करेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, तो हम उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और पंकज सर क्या मानते हैं, पंकज सर मेसोमेरिक इफेक्ट को ही रेजोनेंस इफेक्ट मानते हैं, ठीक है। मतलब इफेक्ट अगर लिखा है तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट सेम चीज बोलेंगे। और रेजोनेंस एक अलग फिनोमेना होता है। रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से जो सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट या विड्रॉ करते हैं उसको हम मेसोमेरिज्म बोलते हैं और इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर प्लस एम ग्रुप लिखो या माइनस एम ग्रुप लिखो, मतलब प्लस एम को प्लस आर भी लिख सकते हो, माइनस एम को माइनस आर भी लिख सकते हो। कई बुक में रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट को सेम मानते हैं, कई लोग रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट को अलग मानते हैं। हमें क्या करना है, ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना, सिंपल सी चीज ये समझनी है कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट सेम ही चीज मान के चलेंगे और रेजोनेंस को हम अलग मानेंगे। मतलब पंकज सर मानते हैं कि रेजोनेंस एक अलग चीज है और रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट एक अलग बात है, ठीक है। मतलब ये दोनों सेम है और रेजोनेंस अलग है, ठीक। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई प्लस एम और माइनस एम ग्रुप या प्लस आर और माइनस आर ग्रुप। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कॉन्जुगेशन से जुड़े हुए पहले एटम के पास लोन पेयर तो प्लस एम और पहले एटम के पास पाई बॉन्ड तो माइनस एम, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इतने सही हो जाते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं तो वो हम एक्स्ट्रा लिख लेंगे। चलो आगे बढ़ते, बताना जरा, क्या इस एटम के पास, पहला एटम यहां से काउंट करोगे, बॉन्ड छोड़ने का मतलब है यहां तुम्हारा अल्कीन या बेंजीन लगी हुई है, तो पहला एटम इसके पास लोन पेयर है, क्या होते हैं, दो दो होते हैं लेकिन हमें एक से ही काम होता है, ठीक है। तो लोन पेयर है मतलब क्या बोलूंगा, प्लस एम बोलूंगा, ऐसे लिखते जाओ, बहुत आसान है। अगला बोलो जरा, यहां बताना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है मतलब प्लस एम है। हेलोजन के पास तीन तीन लोन पेयर होते हैं लेकिन एक से ही काम है, प्लस एम है। यहां देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, प्लस एम है। यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, प्लस एम है। इस तरीके से चलना, बाकी जमाने से मतलब नहीं, पहले एटम से मतलब है। एटम लगाओ या ग्रुप लगाओ, हमें पहले एटम से मतलब है। अगला देखना जरा, बताओ यहां पर पहले एटम नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है क्या, नहीं है। इसके पास क्या पाई बॉन्ड है, यस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम, ठीक है, पाई बॉन्ड है। इधर आ जाओ जरा, हमें इससे मतलब नहीं है ऑक्सीजन, आप बोलो सर ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर है, ऐसा नहीं, पहले एटम से ही चेक करना है ना। इधर बताओ जरा, सल्फर के पास लोन पेयर है क्या, नहीं है। सल्फर के पास पाई बॉन्ड है क्या, है, मतलब ये माइनस एम, ऐसे चलते जाओ। इधर आ जाओ जरा, CH2 नेगेटिव, मतलब इसके पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर होगा, नेगेटिव है तो लोन पेयर होगा मतलब प्लस एम। NH के पास भी लोन पेयर होगा मतलब प्लस एम, इसके पास भी लोन पेयर होंगे, हमें एक से ही काम है मतलब प्लस एम। इस तरीके से चलना। अगला देखना जरा, CHO में देखना जरा,
कार्बन के पास लोन पेयर है क्या? नहीं है। पाई बॉन्ड है? यस, माइनस एम। बहुत आसान है, इससे आसान क्या होगा यार, कितना आसान है। इस कार्बन के पास लोन पेयर है क्या? नहीं। पाई बॉन्ड है? यस, तो माइनस एम। इसके पास पाई बॉन्ड है? माइनस एम। आप बोलो सर नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर, उससे मतलब नहीं है, कार्बन से मतलब है, पहले एटम से मतलब है कॉन्जुगेशन के। इधर इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड है? यस, माइनस एम। इसके पास लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा ये? नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा ये? प्लस एम। आप बोलोगे सर इसमें पाई बॉन्ड भी तो दिख रहा है, हमें उससे मतलब, फिर कान खोल के सुन लो, हमें पहले एटम से मतलब है। किससे मतलब है? फर्स्ट एटम से मतलब है। ठीक है, यहां देखो जरा, लोन पेयर है? यस, प्लस एम। यहां क्या है? पाई बॉन्ड दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइनस एम। इस तरीके से चलना है। इधर आ जाओ जरा, इसके पास पाई बॉन्ड दिख रहा है, माइनस एम। बाकियों से मतलब नहीं है, सिर्फ पहले एटम से मतलब है। इधर क्या दिख रहा है? पाई बॉन्ड, मतलब माइनस एम। इधर सल्फर के पास क्या होता है? लोन पेयर, लोन पेयर मतलब प्लस एम। ऐसे चलना है आपको, कितना आसान है। और यहां लोन पेयर मतलब प्लस एम। इस तरीके से हमें चेक करना होता है माइनस एम और प्लस एम ग्रुप। बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है ना। तो देखो जरा कितने क्वेश्चन आपके, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनिक में यही सब आते हैं ग्रुप, है ना। तो देखो आप कितने ग्रुप, 21 ग्रुप के आसपास हैं जो अपने वाले कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं, जो मैंने आपको सिखाया है। अब कुछ सिलेक्टेड ग्रुप होते हैं जो इनसे नहीं होते, जो मैंने तरीका बताया, उसके लिए आपको उनको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको उसको लिखवा देता हूं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम ये देखेंगे कि पिछले वाले तरीके से जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आते वो ये वाले हैं। मतलब बहुत सारे केसेस में आपका पिछला तरीका लगता है, 21 क्वेश्चन जो अपन ने किए थे, कि अगर पहले एटम के पास लोन पेयर हुआ तो प्लस एम और पाई बॉन्ड हुआ तो माइनस एम। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट देख के नहीं लगेगा कि प्लस एम है, इसमें कुछ और इफेक्ट की वजह से प्लस एम हो जाते हैं। ये ध्यान से देखना जरा। पहले मैं बता रहा हूं आपको प्लस एम वाले। अभी तक जो हमने सीखा उससे यह पता चलता है कि पहले एटम पे मुझे चेक करना है क्या, लोन पेयर है कि नहीं है। तो पहले एटम पे लोन पेयर नहीं है, तो आप बोलोगे सर आपने तो ये सिखाया था कि प्लस एम वाले लोन पेयर वाले होते हैं। बिल्कुल सही सिखाया था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वैसे होते हैं। लेकिन इन ग्रुप्स में इफेक्ट प्लस एम क्यों दिखाता है? ये दिखाता है ड्यू टू प्लस एच। ध्यान से सुनना जरा, ड्यू टू प्लस एच। प्लस एच की वजह से क्या होता है? प्लस एम। मतलब प्लस एच मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, तो प्लस एच की वजह से प्लस एम होता है। कैसे? एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो CH3 वाला मैं ले लेता हूं। मेरे पास क्या है? जैसे CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, H H H। ध्यान से देखना जरा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ध्यान से देखो क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो आपको ये ऐसा दिखेगा, CH2 नेगेटिव, सिंगल CH, डबल बॉन्ड C, H H और H। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं बताओ जरा? इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं? कॉन्जुगेशन की तरफ जा रहे हैं, डबल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, या बेंजीन रिंग की तरफ जा रहे हैं ना। अगर मैं यहां बेंजीन लगा दूं तब भी इसी टाइप से कॉन्जुगेशन होगा। तो इस तरफ जा रहे हैं, मतलब ये चेन पर क्या क्रिएट कर रहे हैं, या अगर रिंग हुई बेंजीन वाली तो क्या क्रिएट करेंगे? नेगेटिव। तो ऐसे एटम या ग्रुप जो चेन पर या बेंजीन रिंग पर नेगेटिव क्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप। इस वाले में CD बॉन्ड टूटेगा, इसमें CT बॉन्ड टूटेगा। और अगर कौन सा आसानी से टूटेगा ये बताना है तो CH, CD और CT में बॉन्ड एनर्जी से चलना पड़ेगा। मतलब CH, CD और CT में बॉन्ड एनर्जी CT की ज्यादा होती है। कभी भी आइसोटोप आते हैं तो मास नंबर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो CH आसानी से टूटेगा, फिर CD और फिर CT। खैर यहां पर मैं आपको ये समझा रहा था कि ये प्लस एम क्यों है, ड्यू टू प्लस एच है। और प्लस एच किस तरीके से दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। क्लियर हुआ ये वाला? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले माइनस एम वाले हैं, कैसे हैं ध्यान से देखना। इसका रीजन क्या है? अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, मैंने यहां कॉन्जुगेशन लगा दिया और यहां प्लस लगा दिया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। ऐसी होता है कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस, मैंने बताया था पहले भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम। तो आपको ये ऐसा दिखेगा। तो हुआ क्या? इस वाले ग्रुप ने इस वाली चेन पर क्या क्रिएट कर दिया? प्लस। तो ऐसे एटम या ग्रुप क्या होते हैं? माइनस एम। लेकिन इसका रीजन अलग है। इसका रीजन है ड्यू टू माइनस एच। ड्यू टू माइनस एच। माइनस एच कैसे? ध्यान से देखना जरा। अगर मैं यहां लगाता हूं CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल C, X मतलब हेलोजन, ऐसा, तो इसमें होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे? ये बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट होगा और एक बॉन्ड टूट जाएगा। मान लो ये वाला टूट गया,
तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखते जाना, पूरा सिखा देंगे आपको। देखो ऐसा दिखेगा। यहां कैसा दिख रहा था? अच्छा यहां पर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा नहीं, ये तोड़ के लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसा, नहीं तो उसके तो 5 बॉन्ड लगने लगेंगे। तो यहां सही कर लो, करेक्ट कर लो, ये H+ आएगा यहां क्या आएगा? ऐसा। अब ध्यान से देखना, ऐसा एटम या ग्रुप जिसने चेन पर क्या क्रिएट कर दिया? पॉजिटिव, वो क्या होते हैं? -m। तो इसका रीजन तो रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, ये तो डायरेक्ट आप -m रेजोनेंस की वजह से बोल रहे हो, लेकिन CH3 के लिए क्या बोलोगे? ड्यू टू -h, -m ड्यू टू -h। अगले कुछ ग्रुप हैं जो ना तो +m दिखाते हैं ना -m दिखाते हैं। जैसे NH3+ की मैं बात करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल NH3+, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? आप बोलोगे सर कॉन्जुगेशन है प्लस सिंगल डबल। नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? इसको मैं कॉन्जुगेशन नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? मान लो आप कॉन्जुगेशन करवा देते हो गलती से, दिमाग अगर आप में कम है, तो आप अगर कॉन्जुगेशन गलती से करवा देते हो तो दिमाग को खोलने की जरूरत है। कैसे? इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 बॉन्ड के 6 और ये 2 बॉन्ड के 4, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये बनेगा ही नहीं, मतलब इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है। लिख लो यहां पे नो रेजोनेंस, ठीक है। और ये ना तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, ठीक है। अगला देखो जरा, +m और -m ये तो नहीं दिखाता, इसका रीजन हमें क्लियर समझ में आ रहा है। ये वाला क्यों नहीं दिखाता है +m या -m? क्यों? आप बोलोगे सर ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता इस केस से लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, सही लग रहा है। अब देखना जरा, यहां पर जो पहला एटम है ये हाइपर कॉन्जुगेशन तब करेगा ना जब इसके पास H होंगे। इस कार्बन के पास H नहीं है। आप बोलोगे सर हमें तो H दिख रहे हैं, तो इनसे थोड़ी मतलब है, पागल हो गए हो क्या भाई? इन H से मतलब नहीं है। क्यों? आप यहां पर ही तो डबल बॉन्ड लगाओगे, कॉन्जुगेशन जो लगाओगे वो आप ऐसा सोचोगे, लेकिन जैसे ही आप ऐसा सोचोगे तो इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन +H होगा ही नहीं, तो +m ड्यू टू +H भी नहीं होगा। इसका मतलब इसमें नो रेजोनेंस, ध्यान रखना, नो रेजोनेंस, क्योंकि यहां पर H नहीं है, यहां पर H नहीं है, इस वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और +H नहीं होगा तो उसकी वजह से +m भी नहीं आएगा। अगला देखो, बोथ +m -m भी होते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो +m -m दोनों दिखाएं। जैसे NO वाला समझते हैं, NO वाले में अगर मैं यहां कॉन्जुगेशन लगा दूं, ध्यान से देखना जरा, तो आप देखो इसके पास लोन पेयर है और पाई बॉन्ड भी है। तो ध्यान से देखना, अगर लोन पेयर का रेजोनेंस कराते हो तो ये कुछ ऐसा बनाएगा। ये चेन पर क्या क्रिएट कर रहा है? नेगेटिव। और ऐसे एटम या ग्रुप जो चेन पर नेगेटिव क्रिएट करें उन्हीं को तो हम +m बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये +m नेचर दिखा रहा है। अगर -m नेचर दिखाएगा तो कैसा दिखेगा? देखना जरा, ठीक है। इसके पास लोन पेयर भी है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेशन करेगा तो बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ऐसा। सही है? इसके पास लोन पेयर भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है। तो अब आप देखो जरा, इसने चेन पर क्या क्रिएट कर दिया? पॉजिटिव, मतलब ये -m नेचर दिखाएगा। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा? इसके पास हमेशा +m -m होता, तभी तो परमानेंट इफेक्ट है। अब ये कौन बताता है? आगे हम रिएक्शंस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल इसके पास लाते हो तो ये +m की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल लाते हो तो -m की तरह काम करता है। वो डिपेंड करता है, जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तब की बात है। अभी तो मैं ये समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। सिमिलरली ये भी इसी जैसा केस है। अब बेंजीन और ये कैसे करते हैं, ये सामने लिखे हैं आपके, देखो ये जो CH डबल बॉन्ड CH2 है वो इसको कंसीडर कर लो। तो ये क्या कर रहा है? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मतलब अगर मैं इस एग्जांपल में आपसे बोलूं NO+m था तो ऑटोमेटिकली ये वाला -m हो जाएगा, और अगर ये बोलूं कि ये यहां -m था तो ये ऑटोमेटिकली +m हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये इसी से ही कनेक्टेड है। जैसे अगर मान लो मैं बेंजीन से समझा दूं आपको, बेंजीन और ये एक ही जैसा होता है। अगर बेंजीन पर ऊपर +m ग्रुप लगा है तो बेंजीन इटसेल्फ किस तरह काम करेगी? -m की तरह। और अगर बेंजीन पर ऊपर -m ग्रुप लगा है तो बेंजीन किसकी तरह काम करेगी? +m की तरह। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि अगर ऊपर +m है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे, रिंग की तरफ, ठीक है। और अगर +m नीचे, ऊपर -m है तो ये +m होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ऐसा होता है, समझ गए बात को? तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट से केसेस होते हैं जो यूजुअली लोग ध्यान नहीं रखते हैं। लोन पेयर और पाई बॉन्ड के अलावा ये वाले भी केसेस हैं, ठीक है। अब इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आगे बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी आते हैं इनके, है ना, एसिडिक स्ट्रेन, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बन अनस्टेबिलिटी एंड सो ऑन। क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ेंगे। अरेंज फॉलोइंग ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे प्लस एम ग्रुप हैं। इनका मुझे पावर बताना है, किसकी प्लस एम पावर ज्यादा, किसकी प्लस एम पावर कम। तो यहां पर आपको जब कभी भी प्लस एम पावर के बारे में सोचना हो तो उसका जो सोचने का फंडा है वो ये है कि ओवरलैपिंग। क्या सोचना है, ओवरलैपिंग। किसके साथ, जो भी ग्रुप है, ध्यान से सुनना जरा, जो भी ग्रुप है उसका पहला एटम वो ले लो और कॉन्जुगेशन कुछ ना कुछ तो होगा यहां पर, या तो बेंजीन होगी या अल्कीन लगा दोगे आप, तो उधर क्या होंगे, कार्बन। तो आपको क्या करना है, यहां से पहला एटम उठाना है। क्या उठाना है, पहला एटम, क्योंकि प्लस एम तभी है जब ये लोन पे डोनेट कर रहे हैं ना। तो पहला एटम उठाना है, इसकी ओवरलैपिंग देखनी है किसके साथ, यहां लगे हुए कार्बन के साथ। मतलब तुम्हें हर एक ग्रुप में ओवरलैपिंग से चलना है। कैसे, यहां अगर कार्बन लगा होगा इस जगह, कॉन्जुगेशन वाला है ना, यहां कार्बन लगा होगा, इधर कार्बन लगा होगा, इधर कार्बन लगा होगा, हाइपोथेटिकली सी लिख दिया मैंने। बाकी होगा वो ऐसा CH डबल बॉन्ड CH2 इस टाइप से, या बेंजीन होगी, मतलब कार्बन होगा। तो बताना जरा ओवरलैपिंग किसकी अच्छी होगी। साफ साफ दिख रहा है, ये भी कार्बन ये भी कार्बन। ओवरलैपिंग कैसे कराओगे, साइज डिफरेंस से। कैसे कराओगे, साइज डिफरेंस से। कार्बन कार्बन कंपेरेबल साइज, ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी। फिर कार्बन नाइट्रोजन, फिर कार्बन ऑक्सीजन, जिसमें ओवरलैपिंग अच्छी मतलब उसका प्लस एम पावर ज्यादा। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। क्या फंडा है यहां पर, ओवरलैपिंग। क्या देख रहा हूं मैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग अगर ज्यादा है तो क्या होगा, प्लस एम पावर ज्यादा होगी, सीधा सा फंडा, ठीक है। अगले में आ जाओ। यहां हाइपोथेटिकली क्या लगा लो, कार्बन कार्बन, तो मैं सभी में ही लगा देता हूं, ठीक है। सभी जगह कार्बन लगा देता हूं मैं, ऐसा 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 ऐसा, सभी जगह कार्बन, ठीक है। अब कंपेयर कराना जरा, यहां क्या है, कार्बन नाइट्रोजन, यहां क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, मतलब कार्बन नाइट्रोजन वाले की ज्यादा। क्यों, साइज देखो, साइज तो आपको देखो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या, कार्बन का साइज क्या होता है, ज्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट ऐसे चलते हो आप, ठीक है। और टॉप टू बॉटम आपको पता है बढ़ता है साइज, समझ में आता है ना, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है। मैं भी क्या बता रहा हूँ, पीरियड टेबल है भाई, ये तो पीरियड टेबल आपको याद होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखना जरा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर। ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप में आते हैं, 16th ग्रुप में। ऑक्सीजन और सल्फर में किसका साइज डिफरेंस देखें, कार्बन से देखना है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन सेम पीरियड में 2p2p, यहां कार्बन सल्फर 2p3p, तो ये ओवरलैपिंग अच्छी होगी। अगला देखो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, अब तो सेम आ गए, अब तो फंस गए। अरे फंस गए तभी तो यहां आए हो। चलो देखो यहां क्या है, लोन पेयर, यहां क्या है, लोन पेयर। ध्यान से देखना, इधर जब ये लोन पेयर देगा तो दे देगा, इधर ये लोन पेयर देगा तो दे देगा, लेकिन यहां इसमें खुद में ही रेजोनेंस हो रहा है, तो इधर रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी कम है, जबकि यहां फुल फ्लैश में जा रहा है ये रेजोनेंस के अंदर। तो यहां क्या हो रहा है, लोन पेयर खुद के रेजोनेंस में ही आ गया ये। इसका मतलब अगर मैं इस ग्रुप के बारे में लिखूं तो इसके अंदर ही रेजोनेंस है, मतलब इंटरनल रेजोनेंस है। क्या है इसमें, इंटरनल रेजोनेंस है। तो ये साइड में लगी हुई अल्कीन या कॉन्जुगेशन के साथ रेजोनेंस कम करेगा। इसका मतलब किसकी पावर ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, यहां ग्रुप के अंदर ही रेजोनेंस है, तो ये दूसरा जो कॉन्जुगेशन है, क्योंकि हमें चेक तो कॉन्जुगेशन के लिए करना है ना। अब कई लोग क्या है यहां पर ये बोलते हैं, सर यहां तो बहुत अच्छा है, इधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है, दोनों जगह कर रहा है, मजा आ गया। ऐसे नहीं करना, पागल हो गया। आपको ये चेक करना है कि ये जो लोन पेयर है वो यहां लगे हुए अल्कीन या बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है अच्छे से कि नहीं कर रहा है ना। अगला देखना जरा, सिमिलर इसी जैसा ही है। यहां पर क्या हो रहा है, इसके खुद के ग्रुप में ही रेजोनेंस है, तो यहां जाने की टेंडेंसी कम है, जबकि ये फुल फ्लैश में जाएगा, बोलेगा आओ, ठीक है। तो इसकी ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसमें खुद में क्या है, यही है इंटरनल रेजोनेंस। समझना बात को, है ना। अगला देखना जरा, कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, साइज डिफरेंस। कार्बन फ्लोरीन 2p2p 2p3p 2p4p 2p5p, साइज ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है और उससे ओवरलैपिंग अच्छी होती है। बस खत्म। Mi स्टार देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या होता है Mi स्टार वाला पॉइंट, OH की प्लस एम पावर OR से ज्यादा होती है, बिल्कुल ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो भी यहां कार्बन होगा, ठीक है, यहां भी कार्बन होगा,
तो वो इधर डोनेट करेगा, इसका भी इधर डोनेट करेगा। भाई देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम सेम, साइज डिफरेंस से नहीं कर सकते, इसमें कोई इंटरनल रेजोनेंस नहीं हो रहा क्योंकि आर यहां पर हम अल्काइल ले रहे हैं, CH3 मान लो आप, है ना। तो अब आप यहां पर ये देखते हो कि यहां पर कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल करता है, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में ज्यादा आसानी से जाता है कंपेरिजन टू दिस। अब आप बोलोगे सर यहां आर क्या है, ये है प्लस आई, यही बोलोगे ना, यही आ रहा दिमाग में। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ा देगा कि लोन पेयर रेजोनेंस में जाना चाहेगा, इसका मतलब इसकी ज्यादा होनी चाहिए इससे, यही सोच रहे हो। लेकिन यहां नहीं होता है, यहां पर क्या होता है, जो रूल लगता है वो रूल है यहां पर बेंट रूल। यहां जो रूल लगता है वो क्या, बेंट रूल। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था क्या, बेंट रूल। याद करो क्या होता है बेंट रूल। याद करो क्या होता है बेंट रूल। बेंट रूल ये कहता है कि अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, या ऐसे बोलो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे, और परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा बॉन्ड एंगल ज्यादा मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सीधी सी बात है ना, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऐसे ही करते थे अपन। तो यहां हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना जरा। होता क्या है, आपको मैंने ये बताया था केमिकल बॉन्डिंग में कि जो OH होता है और OR होता है, मतलब एल्कोहल और ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर में बल्कि ग्रुप की वजह से रिपल्सन ज्यादा होता है। तो यहां क्या है, R ग्रुप लगा है, ठीक है, मतलब यहां होगा रिपल्सन। रिपल्सन होने से क्या होगा, ध्यान से देखना जरा, बेंट रूल का ये तो मैंने आपको याद दिला दिया। अब यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है रिपल्सन, ठीक है। रिपल्सन अगर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, ईथर का बॉन्ड एंगल एल्कोहल के मुकाबले में ज्यादा होता है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, और परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इसका मतलब ये वाला ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ये वाला ऑक्सीजन। समझना बात को ध्यान से। इधर बेंट रूल की वजह से क्या हुआ, इस वाले ऑक्सीजन के बारे में मैं बोल रहा हूं, ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाएगा कंपेरिजन टू इससे। इसका मतलब ये थोड़ा सा तो खींचेगा इधर, और थोड़ा सा खींचेगा मतलब आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि खींच भी रहा है साथ में, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या है इसका, कम हो जाएगा। तो यहां जो लिखा था मैंने प्लस आई, मतलब जो आप लोग सोच रहे थे वो यहां पर नहीं सोचना है। यहां क्या सोचना है, बेंट रूल। क्या सोचना है, बेंट रूल, ठीक है। तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है, बाकी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है क्या, OH का प्लस M ज्यादा होता है OR के प्लस M से। जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं, सर R प्लस आई है तो यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये आसानी से कॉन्जुगेशन को दे देगा, डबल या बेंजीन को। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां जो रूल लगता है वो बेंट रूल। रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो थोड़ा ये खींच लेगा, इसका मतलब इसका कम हो जाएगा प्लस M। आगे बढ़ते हैं, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -M ग्रुप। यहां भी आपको वैसे ही करना है। कैसे, यहां मैं कार्बन लगा दूं क्योंकि यहां जो कार्बन होगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड अल्कीन से या फिर बेंजीन से कनेक्टेड होगा, मतलब ये या तो बेंजीन वाला कार्बन होगा या अल्कीन वाला, मतलब कॉन्जुगेशन होगा। अब मुझे यहां सोचना है डेल्टा प्लस के बारे में। किसके बारे में, डेल्टा प्लस। ध्यान से देखना, इस कार्बन से जुड़ा हुआ पहला एटम, इसके पास पाई बॉन्ड है, 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 मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं डेल्टा प्लस और यहां लिख सकता हूं डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जो है उसकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा नेगेटिव। ये तो आपको लिखना आता ही है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वहां नेगेटिव और जिसकी कम वहां पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है डेल्टा प्लस किधर ज्यादा है। जिधर डेल्टा प्लस ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब वो जो चेन है या बेंजीन है उस पर प्लस क्रिएट करवाएगा, मतलब -M की तरह काम करेगा। तो देखो जरा, सभी जगह पहली बात तो डेल्टा प्लस है, मतलब सारे के सारे -M है। अब कौन सा अच्छा -M है जिस पर डेल्टा प्लस ज्यादा है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेरिजन टू दिस, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये ध्यान रखना आप, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मतलब इसका और इसका अगर मैं कंपैरिजन कराऊंगा तो यहां पर डेल्टा प्लस ज्यादा होगा। क्यों, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन में कंपेयर कराना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ध्यान से देखना जरा। इस कार्बन और इस नाइट्रोजन में, इस कार्बन और इस कार्बन में, तो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन में बात करूंगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस वाले से। मैं किसको कंपेयर करा रहा हूं, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन से मैं कंपेरिजन करा रहा हूं, है ना। इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इस वाले कार्बन से ज्यादा खींचेगा, मतलब -M पावर इसकी ज्यादा होगी। समझ गए बात को। नाइट्रोजन sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये कार्बन sp है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है।
अगर दो अलग अलग एटम है तो यहां एस कैरेक्टर से मत करने लगना, मैंने यहां एस कैरेक्टर लगाया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, क्यों? क्योंकि एटम सेम थे मेरे पास, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहां क्या लगाया मैंने, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है अगर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ध्यान रखना। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन आता है, फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आता है। मैंने आपको एक जगह पहले भी बताया था, जीओसी जो अपने जनरल केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे वहां पे मैंने बताया था कि कार्बन जो sp वाला होता है, sp वाला कार्बन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 वाले नाइट्रोजन से, ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं। क्या क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो। sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा होती है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, ध्यान रखना। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, इसका मतलब यहां पर मोर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहां लेस डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब ये मत कहना सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव कैसे आ गया, वो तो इस वजह से आया ना क्योंकि इस बॉन्ड में पोलैरिटी से मैंने यहां डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव लिखा। अब मुझे कंपेयर किसका कराना है, इन दोनों का और इन दोनों का। इन दोनों में कंपेयर कराया, डेल्टा प्लस इधर ज्यादा है मतलब ये खींचेगा, इधर थोड़ा कम डेल्टा प्लस है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आगे देखना जरा, अगर मैं यहां बात करूं ध्यान से, यहां डेल्टा प्लस है, यहां डेल्टा प्लस है, यहां जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, प्लस आई। अब यहां ये मत लगा देना कि सर हम बेंट रूल लगाएंगे, बेंट रूल हर जगह नहीं लगाते, यहां पर तो ये प्लेनर है ना, कार्बन sp2 है तो यहां बेंट रूल नहीं लगेगा। CH3 प्लस आई है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यहां डेल्टा प्लस कम कर देगा, इसका मतलब इसकी -m पावर कम हो जाएगी। हम क्या कंपेयर करा रहे हैं, डेल्टा प्लस अगर ज्यादा तो -m पावर ज्यादा। यहां क्या कंपेयर करा रहे थे, ओवरलैपिंग ज्यादा तो +m पावर ज्यादा, ध्यान से, डेल्टा प्लस ज्यादा तो -m पावर ज्यादा। आप देखो जरा, इधर हो गया, ये प्लस आई था, इसने डेल्टा प्लस को कम कर दिया, इधर डेल्टा प्लस इफेक्टिवली ज्यादा है, इसका मतलब ये अच्छा है, ठीक है। इधर आओ जरा, ध्यान से देखना, इधर देखना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां ये देखो जरा, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल मतलब कॉन्जुगेशन, मतलब यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, तो यहां जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कार्बन ऑक्सीजन, यहां किसकी, कार्बन नाइट्रोजन। कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी, कार्बन नाइट्रोजन वाली ओवरलैपिंग अच्छी, मतलब यहां डेल्टा प्लस कम हो जाएगा, मतलब इफेक्टिवली यहां डेल्टा प्लस ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूं आपको। अगर आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट से भी नहीं सीख पा रहे हो तो मतलब बहुत बेकार चीज कर रहे हो जीवन में। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें, बस कान खोल के और सामने देखते रहो, बाकी सब सिखा दूंगा मैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखना जरा, यहां हाइड्रोजन लगा है, यहां CH3 लगा है, इसका प्लस आई ज्यादा तो प्लस आई डोनेट करेगा, इसका मतलब डेल्टा प्लस कम हो जाएगा, तो यहां डेल्टा प्लस कम हो रहा है जिसकी वजह से इफेक्टिवली यहां डेल्टा प्लस बढ़ रहा है। इधर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग कार्बन नाइट्रोजन, 2p यहां भी 2p कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन यहां साइड से चलेंगे, कार्बन नाइट्रोजन की ओवरलैपिंग अच्छी होती है कंपेरिजन टू कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। मैं ओवरलैपिंग कहां दिखा रहा हूं, इस जगह, तो इधर की ओवरलैपिंग से डेल्टा प्लस इधर कम हो गया तो इफेक्टिवली यहां बढ़ गया, मतलब इधर डेल्टा प्लस बढ़ने से क्या होता है, -m पावर बढ़ जाती है। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से हम कंपेयर कराते हैं। बहुत छोटी छोटी बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर ये आपको क्लियर नहीं है ना तो आगे के चैप्टर में बड़ी दिक्कत आती है। तो जीओसी में अगर कमांड करनी है ना तो जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से पढ़ते जाओ, है ना। चलो नोट करो इसको। तो बच्चों आज का असाइनमेंट है आपका, ये असाइनमेंट नंबर 16, जीओसी का लेक्चर 4 है ये। MSCS में चैप्टर 1 दे रखा है जीओसी का, क्वेश्चन नंबर ये। मैक्सिमम क्वेश्चन रेजोनेंस स्टेबिलिटी से रिलेटेड है और एक आध क्वेश्चन ब्रेड रूट से रिलेटेड है, तो कोई भी हिंट की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं अंदर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी वाले। बस मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं क्या लगाना है आपको। सबसे पहले चार्ज देखेंगे, न्यूट्रल आरएस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती किससे, चार्ज आरएस से, पहला रूल। दूसरा रूल लगाएंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तीसरा रूल लगाएंगे चार्ज की स्टेबिलिटी से, जैसे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से चलना है तुम्हें, है ना। स्टेबिलिटी के लिए मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम भी बढ़ती है। रूल नंबर 4, चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल, मतलब प्लस माइनस दूर दूर तो लेस स्टेबल होगा। रूल नंबर 5 हम डायरेक्ट लगाते हैं, जब कभी भी आपको लीस्ट स्टेबल वगैरह पूछे तो लाइक चार्जेस अगर एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे तो लीस्ट स्टेबल होगा। बस ये कहानी है, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको अंदर करवा रखे हैं। उसके बाद अच्छे से लेक्चर देखना और उसके बाद आप ये बनाना, ठीक है।
चलो नोट कर लो इसको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।